रूस ने फिर से भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E, जिसे एक्सपोर्ट वर्जन कहा जाता है, सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया है। इस बार का ऑफर खास इसलिए है क्योंकि इसमें गहरी लोकलाइजेशन और भारतीय सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन पर जोर दिया गया है। रूस की स्टेट ऑन डिफेंस कंपनी रोस्टेक के इनसाइड सूत्रों के मुताबिक Su-57E में वो सारी टेक्नोलॉजी शामिल होगी जो भारत के सुपर 30 प्रोजेक्ट के लिए प्लान की गई है। इसमें खास तौर पर गैलियम नाइट्राइड, बसे AESA रडार और इंडिया डेवलप्ड मिशन कंप्यूटर होगा। इसका मकसद ये है कि Su-57E और सुपर 30 दोनों जेट्स में एक जैसी टेक्नोलॉजी हो, ताकि इंडियन एयर फोर्स आसानी से अपने बनाए हुए एयर टू एयर और एयर टू सरफेस हथियारों को Su-57E में भी इस्तेमाल कर सके। Su-57E ऑफर का बेस सुपर 30 जेट्स की टेक्नोलॉजी है, जो कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फ्लीट का अपग्रेडेड वर्जन है। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार और भारत का मिशन कंप्यूटर Su-57E की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के साथ साथ मेंटेनेंस और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स भी आसान बनाएगा। इससे Su-57E भारतीय हथियारों जैसे अस्त्र, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड बमों के साथ कंपैटिबल हो जाएगा। इससे विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम होगी और भारत अपनी रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भर बनेगा। रोस्टेक के एक अधिकारी ने कहा, Su-57 प्लेटफॉर्म भारतीय टेक्नोलॉजी को बैटल रेडी बनाने का एक तरीका हो सकता है, जो सुपर 30 के लिए विकसित सिस्टम्स को ऑपरेशनलाइज करेगा और साथ ही 5वीं पीढ़ी की क्षमता भी देगा। इसका मतलब है कि इससे भारत को एडवांस्ड एवियोनिक्स और हथियार प्रणाली को इंटीग्रेट करने में एक्सपर्टाइज मिलेगी, जो आने वाले इंडिजिनस प्रोग्राम्स के लिए बड़ा फायदा होगा। रूस ने HAL के नासिक फैक्ट्री को Su-57E का प्रोडक्शन बेस बनाने की बात कही है। नासिक प्लांट ने अब तक 220 से ज्यादा Su-30 MKI जेट्स बनाए हैं और वहां की मशीनरी और उपकरण Su-57E के निर्माण के लिए काफी हद तक तैयार है। इससे कॉस्ट और समय दोनों बचेंगे, लेकिन पूरा लोकलाइजेशन और इंटीग्रेशन 3 से 4 साल का समय लेगा। तब जाकर Su-57E जेट्स का फुल स्केल इंडक्शन हो पाएगा। इसी बीच रूस ने 20 से 30 Su-57E जेट्स ऑफ द शेल्फ सप्लाई करने का ऑफर दिया है, ताकि वायुसेना को तुरंत 5वीं पीढ़ी की क्षमता मिल सके। ये एक फेज्ड अप्रोच है, जिससे भारत अपनी फाइटर स्क्वाड्रन की कमी को फील कर सके और साथ ही लोकल प्रोडक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा सके। नासिक फैक्ट्री के इस प्रोजेक्ट से रोजगार और भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। बात करें भारत के AMCA की, तो पहली फ्लाइट 2029 में और प्रोडक्शन 2034 से 35 तक शुरू होने की संभावना है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में वायुसेना को एक बड़ा गैप फेस करना पड़ेगा, खासकर जब चीन का J-20 और पाकिस्तान का J-31 भी आ रहे हैं। इसलिए Su-57E इस गैप को पूरा करने के लिए एक सही विकल्प हो सकता है। Su-57E की खासियत है इसकी स्टेल्थ फीचर्स, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस्ड रडार सिस्टम्स। हालांकि इसकी स्टेल्थ क्षमता अमेरिका के F-35 जितनी एडवांस नहीं मानी जाती, लेकिन इसकी बेहतर मैन्यूवरिंग और भारी पेलोड कैरिंग क्षमता इसे एक मजबूत ऑप्शन बनाती है। इसके साथ ही हाइपरसोनिक हथियार और 360 डिग्री थ्रस्ट वेक्टरिंग इसकी लड़ाकू ताकत को और भी बढ़ा देते हैं। वैसे भी वायुसेना आजकल अपनी फाइटर स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है, क्योंकि पुराने MiG-21 रिटायर हो गए हैं और तेजस जैसे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की डिलीवरी में देरी हो रही है। Su-57E में भारतीय सिस्टम्स का इंटीग्रेशन न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के लिए सही है, बल्कि सेना को परिचित हथियार और एवियोनिक्स के इस्तेमाल की भी आजादी देगा। हालांकि इस डील में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि लोकलाइजेशन में 3 से 4 साल का समय लगना, इसके स्टेल्थ परफॉर्मेंस, इंजन को लेकर भी कई सवाल हैं। साथ ही Su-30 MKI के साथ जो अनुभव रहा है, जैसे स्पेयर्स और मेंटेनेंस में दिक्कतें, उन पर भी ध्यान देना होगा ताकि Su-57E डील सफल हो। क्या आपको लगता है कि भारत Su-57E को अपनाकर अपनी एयर पावर को बढ़ा पाएगा, या फिर AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए?